कल जो है सामाजिक समझौते की शुरुआत हम लोगों ने किया था और कुछ बातें आपको बताई थी, हो सकता आपकी समझ में आया हो कि कुछ ऐसे विचारक थे जिन्होंने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते की बात की है। और ये भी मैंने बताया था कि जो भी समझौतावादी विचारक हैं, दो लोग भारतीय जो लोग राजनीतिक चिंतन में ऐसे लोग हैं जिनको तीन लोग ऐसे हैं जिनको हम समझौतावादी कहते हैं, हाफ्स, लाक और रूसो। कल हमने बताया था कि हाफ्स ने एक पुस्तक लिखी लेवायथन, और लेवायथन में उन्होंने राज्य के संबंध में अपने विचारों को स्पष्ट किया है। और उसके बाद लॉक ने एक किताब लिखी है शासन पर दो निबंध, टू ट्रिटाइज ऑन गवर्नमेंट, और उसमें उन्होंने सोशल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, राजनीतिक राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का चित्रण किया हुआ है। और जीन जैक्स रूसो, उनकी किताब का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने उसमें राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में अपनी बात कही है। तो जितने भी ये लोग हैं, ये दो बातों पर फोकस करते हैं कि प्राकृतिक अवस्था और नागरिक समाज की अवस्था, कि व्यक्ति जो है प्रारंभ में कैसा था और बाद में जब उसके अंदर राजनीतिक चेतना जागृत हुई, पॉलिटिकल कॉन्शसनेस जब पैदा हुआ, तब वो कैसा हुआ। तो ये इन्हीं दोनों बात पर इनका सिद्धांत पूरा आधारित है। कुछ बातें कल हमने आपसे चर्चा की थी, उन पर हम चर्चा ना करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम ये बताना चाह रहे थे आपको कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत का विकास कैसे हुआ, इतिहास क्या है इसका, कौन लोग थे जिन्होंने सबसे पहले ये बात उठाना शुरू किया कि राज्य जो है सामाजिक समझौते का परिणाम है। तो सबसे पहले हमने कल भी बताया था कि यूनान के जो दार्शनिक थे, यूनान में दो तरह का राजनैतिक चिंतन चलता था। एक तो सोफिस्ट का दर्शन था, सोफिस्ट विचारक हुआ करते थे, और दूसरे जो है सोफिस्ट विचारक जिनको हम व्यवहारवादी चिंतक भी कहते हैं, अंग्रेजी में उनको प्राग्मेटिक थिंकर कहते हैं। प्राग्मेटिक, देवर प्राग्मेटिक, तो उनको व्यवहारवादी चिंतक कहते हैं। और एक एपिक्यूरियन दर्शन था, और इसी के साथ साथ एक दर्शन और था, इसको स्टोइक दर्शन कहा जाता था। आप लोगों ने नाम सुना होगा सुकरात का और प्लेटो का। ये लोग स्टोइक थे, स्टोइक चिंतन था, ये आदर्श की कल्पना करते थे। और जो सोफिस्ट विचारक थे, वो जो हैं उनके दर्शन में हमको दिखाई पड़ता है कि राज्य एक समझौते, एक अनुबंध का परिणाम है, जिसमें शासन और शासितों के बीच में, जो लोग शासित होते हैं, जिनके ऊपर शासन किया जाता है, उनके बीच में एक अनुबंध, एक समझौता दिखाई पड़ता है। देयर इज अ कॉम्पैक्ट बिटवीन द गवर्न्ड एंड द गवर्नर्स। दोज हु आर गवर्न्ड, वो लोग जो शासन करते हैं, और वो लोग जिन पर शासन किया जाता है, इनके बीच में एक समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य अस्तित्व में आता है। एपिक्यूरियन दर्शन में भी हम राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का सूत्र देखते हैं। इसके बाद रोमन जो विचारक थे, उन्होंने सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य के निर्माण की बात नहीं किया, लेकिन उन्होंने सामाजिक समझौते के द्वारा सरकार के निर्माण की बात जरूर करी। तो दे डिस्कस्ड अबाउट द गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपुल। सरकार और जनता के बीच में समझौते की बात रोमन चिंतकों में दिखाई पड़ता है। इसी तरह से यहूदी जो विचारक थे, अगर हम उनको भी देखते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि इजराइल के जो कुलीन वर्ग थे, उन्होंने इजराइल के राजा किंग डेविड के साथ एक समझौता किया। तो इस तरह से ये दिखाई पड़ता, कहीं कहीं ये दिखाई पड़ता है। हमने पहले भी आपसे कहा था कि ये काल्पनिक विचार है, काल्पनिक सिद्धांत है, और जो विचारक हैं वो राज्य की उत्पत्ति के सूत्र खोजने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में राज्य कैसे अस्तित्व में आया, इसको बताने की कोशिश करते हैं, और अपनी अपनी दृष्टि से अपनी अपनी बात अलग अलग कहते हैं। तो यहूदियों ने, यहूदी दर्शन में ज्यूज, जो मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी किताब है ओल्ड टेस्टामेंट, और ओल्ड टेस्टामेंट की प्रसिद्ध पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है, उसमें इन्होंने बताया कि जो कुलीन वर्ग था, उसने इजराइल के राजा किंग डेविड के साथ समझौता किया। और फिर भारतीय चिंतन आता है,
हिंदुओं की पौराणिक कथा आती है हिंदू माइथोलॉजी में, जिसमें मनु और कौटिल्य थे। इसमें भी मैंने बताया था कि जब समाज में अव्यवस्था फैल गई और समाज में कोई नियम कोई कानून नहीं था, ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र के रूप में मनु को, वैवस्वत मनु को पृथ्वी पर भेजा और उन्होंने सामाजिक संविदा के साथ शासन करना प्रारंभ कर दिया कि वो जो है लोगों की आवश्यकता के कारण, उनकी आवश्यकता थी कि समाज में अनुशासन नहीं था, कानून नहीं था, व्यवस्था नहीं थी, अनुशासन नहीं था, नियंत्रण नहीं था, तो ये व्यवस्था को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से मनु का उदय होता है और मनु जो है सामाजिक अनुबंध के आधार पर शासन करते हैं। तो इस तरह से थोड़े थोड़े सूत्र जो है सामाजिक अनुबंध में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आधुनिक संदर्भ में सामाजिक समझौते के सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो हैं। इन तीनों ने राज्य की उत्पत्ति के लिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उल्लेख किया है। आगे की कक्षाओं में जब आप जाएंगे तो इन तीनों के विचार आप विस्तार से पढ़ेंगे, और अभी जब हम बीए में पढ़ते हैं तो संक्षेप में इनके विचारों की बात हम करेंगे कि हॉब्स ने सामाजिक समझौते की आवश्यकता क्यों समझी। उन्होंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो बातें ये करते हैं। पहली बात तो ये करते हैं कि ह्यूमन नेचर और स्टेट ऑफ नेचर, मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था कैसे थी, पहले आदिम समय में आदमी किस प्रकार से रहता था, बाद में उनके अंदर राजनीतिक चेतना, हाउ डिड दे कम टू पॉलिटिकल एंटिटी या पॉलिटिकल सोसाइटी। उन्होंने सामाजिक समाज के निर्माण की, राजनीतिक समाज के निर्माण की संकल्पना कैसे की। ये जो है इन तीनों विचारकों ने अपने अपने हिसाब से स्पष्ट करने की कोशिश की है। थॉमस हॉब्स और थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं? थॉमस हॉब्स कहते हैं, ये बात आगे चलने से पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विकसित होता है। एक तो प्राकृतिक अवस्था और दूसरा है नागरिक अवस्था या सिविल सोसाइटी, स्टेट ऑफ नेचर और फिर सिविल सोसाइटी। स्टेट ऑफ नेचर क्या है? स्टेट माने अवस्था होती है और नेचर माने प्रकृति, प्राकृतिक अवस्था। यानी प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य किस प्रकार का था। हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में हमारी जो संकल्पनाएं हैं, उन संकल्पनाओं में हम देखते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य था वो असंगठित था और किसी प्रकार का नियंत्रण उसके ऊपर नहीं था। प्रकृति के परिदृश्य में या प्रकृति के परिवेश में रहता था। कोई उसका राज्य नहीं था, कोई संगठन नहीं था, कोई समाज नहीं था। और फिर धीरे धीरे उसके अंदर चेतना जागृत होती है और चेतना जागृत होने के पश्चात फिर आवश्यकता महसूस होती है उसको कि उसका भी एक संगठन होना चाहिए, उसका भी एक तंत्र होना चाहिए, उसकी भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। और उसके बाद फिर सिविल सोसाइटी में वो प्रवेश करता है, नागरिक समाज में प्रवेश करता है, अर्थात सरकार का निर्माण करता है। तो इन्हीं दो बिंदुओं पर ये तीनों विचारक अपनी बातें रखते हैं। थॉमस हॉब्स भी प्राकृतिक अवस्था के संबंध में अलग विचार रखते हैं। रूसो, जॉन लॉक जो है उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का और फिर सामाजिक समझौते का अलग तरीके से चित्रण किया है। जीन जैक्स रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का और सामाजिक अनुबंध की आवश्यकता का और सामाजिक समझौते की आवश्यकता का अलग प्रकार से चित्रण किया है। हॉब्स क्या कहते हैं? हॉब्स के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर प्री सोशल, प्राकृतिक अवस्था जो थी वो पूर्व सामाजिक अवस्था थी। सामाजिक तो आप जानते हैं, सामाजिक अवस्था वो होती है जब कुछ मूल्यों का विकास हो जाए, अनुशासन व्यवस्था का विकास हो जाए, परिवार का विकास हो जाए, संगठन का विकास हो जाए, कुलों का विकास हो जाए, तो वो सामाजिक अवस्था होती है। लेकिन हॉब्स का मंतव्य है, हॉब्स का विचार है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी व्यक्ति की वो पूर्व सामाजिक थी, अर्थात व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं था। वो अकेले विचरण करता था या समूह में विचरण करता था, लेकिन वो संगठित नहीं था। तो वो कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर वाज प्री सोशल, प्राकृतिक अवस्था पूर्ण सामाजिक अवस्था थी। अपने जीवन के संरक्षण, बाद में जब उनको लगा कि उनके कुछ अधिकार होने चाहिए, उनका जीवन सुरक्षित रहना चाहिए,
तब उन्होंने आपस में समझौता किया और समझौता करने के पश्चात एक नागरिक समाज गठित करने का प्रयास किया। इसको अभी हम लोग विस्तार से आगे पढ़ते हैं, कैसे कैसे उन्होंने किया। तो उन्होंने सिविल सोसाइटी बनाने की, उसका लक्ष्य क्या था? सेल्फ प्रिजर्वेशन। आदमी, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो मूल इंस्टिंक्ट होती है, मूलभूत अंतर्निहित जो बात होती है, वो होती है सेल्फ प्रिजर्वेशन की, आत्मरक्षण की। तो व्यक्ति के अंदर जब आत्मरक्षण की चेतना जागृत होती है, अपने अधिकारों के संरक्षण की चेतना जागृत होती है, तब वो सिविल सोसाइटी में प्रवेश करता है, नागरिक समाज में प्रवेश करता है, और वो एक सरकार के निर्माण की बात करता है। तो कैसे करता है, ये अभी हम लोग आगे चल के थोड़ा सा आपसे संवाद करते हैं। जॉन लॉक कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी, इट वॉज नॉट अ प्री सोशल स्टेज। ये पूर्व सामाजिक अवस्था नहीं थी, ये वास्तव में पूर्व राजनैतिक अवस्था थी। अब इनका अंतर समझना जरूरी है। एब्री, उनका कहना क्या था कि इट वॉज नॉट अ प्री सोशल स्टेज, इट वॉज अ प्री पॉलिटिकल स्टेज। जॉन लॉक कहते हैं कि समाज तो था, लोग संगठित थे, लोग अपने अधिकारों को समझते थे, लेकिन लोगों के पास कानून बनाने वाली कोई सत्ता नहीं थी, कानून बनाने वाली और कानूनों को लागू करने वाली कोई इकाई या कोई विधायिका नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने एक राजनैतिक समाज बनाने की कोशिश की। मतलब ये हुआ, हाब्स कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर वाज प्री सोशल स्टेज। वो पूर्व सामाजिक अवस्था थी, यानी सामाजिक व्यवस्था के पहले, जब व्यक्ति असंस्कृत था, असामाजिक था, उसके अंदर कोई चेतना नहीं थी। लेकिन लॉक ने उसका उल्टा कहा। लॉक ने कहा कि जो स्टेट ऑफ नेचर था, इट वॉज अ सोशल स्टेट, ये सामाजिक अवस्था थी। उन्होंने कहा कि इस सामाजिक अवस्था में एक राजनैतिक तंत्र, राजनैतिक व्यवस्था की जरूरत थी, इसलिए लोगों ने समझौता किया। तो जॉन लॉक प्री सपोजेज स्टेट ऑफ नेचर एज प्री पॉलिटिकल, where every individual is guided by reason। लॉक कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य था, उसके अंदर बुद्धि थी, विवेक जो था, रीजन वॉज द गाइडिंग एलिमेंट। रीजन जो था उसको निर्देशित करता था, उसके ऊपर शासन करता था। और रीजन क्या करता था? रीजन एक ऐसा, रीजन देखिए, रीजन का मतलब कारण मत समझिए आप, रीजन का अर्थ होता विवेक, बुद्धि। तो जॉन लॉक कहते हैं कि व्यक्ति विवेकशील था, उसका जो जीवन था वो सुखमय था, और व्यक्ति को ये पता था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो उतना ही कार्य करता था जो उससे संबंधित था, और जो कार्य उससे संबंधित नहीं था वो दूसरों के लिए छोड़ देता था। तो ये कहते हैं कि इस तरह की विवेक की स्थिति थी। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अगर ऐसी स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, तो कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्यों पड़ती? तो उन्होंने कहा कि कानून बनाने वाली कोई संस्था नहीं थी। तो क्या कहते हैं, प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर वाज प्री पॉलिटिकल, where every individual is guided by reason and observes his course of action without interference in the affairs of the others। एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें विवेक विवेक जो था वो प्रधान तत्व था। हर व्यक्ति विवेकशील था और वो अपने कार्यों को संपादित करता था और दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था। जॉन लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जीने वाले लोग एक राजनैतिक समझौता करते हैं और राज्य को एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में पैदा करना चाहते हैं, एक लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में पैदा करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि समाज में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन क्योंकि कानून बनाने वाली कोई नियामक संस्था नहीं थी, कानूनों को लागू करने वाली कोई विधायिका नहीं थी, कानून बनाने वाली संस्था नहीं थी, इसलिए राज्य के लिए वो आगे बढ़ते हैं और राज्य के निर्माण की बात करते हैं और सामाजिक समझौते की बात करते हैं। तो अभी हम लोग आगे चल के और बताते हैं रूसो क्या कहते हैं। रूसो अगर हम देखें तो रूसो ने हाब्स और लॉक दोनों के विचारों को मिला दिया।
रूसो कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर था वो शांतिमय और समृद्धिमय अवस्था थी। ये जो है उन्होंने कहा कि इट वॉज अ स्टेट ऑफ पीस, इट वॉज अ स्टेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। रूसो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य था वो शांतिपूर्ण जीवन जीता था, समृद्ध जीवन जीता था, उसके अधिकार असीमित थे और वो किसी के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता था। प्राकृतिक मनुष्य जो था अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी उसकी आवश्यकताएं होती थी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता था, शेष चीजों से उसको कोई लेना देना नहीं था। फिर वो कहता है कि दो संस्थाएं पैदा होती हैं उस व्यवस्था में, उस शांति और समृद्ध शाली व्यवस्था में दो व्यवस्थाएं आती हैं। और वो व्यवस्था क्या है? पहली व्यवस्था थी फैमिली इंस्टीट्यूशन, टू इंस्टीट्यूशंस, दो संस्थाएं आती हैं। एक तो परिवार आता है और दूसरा जो है वो संपत्ति की संस्था आती है। और इन दोनों संस्थाओं के आगमन के बाद जो प्राकृतिक अवस्था का सुख था वो खत्म हो जाता है एंड इट इज टर्न्ड इनटू अ स्टेट ऑफ वार। बहुत सिंपल सी बात है, इसको आप समझिए। रूसो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था शांति, समृद्ध और सुख की अवस्था थी, लेकिन जैसे ही परिवार और संपत्ति नामक दो संस्थाएं प्राकृतिक अवस्था में प्रवेश करती हैं, तैसे जो जैसे ये संस्थाएं प्रवेश करती हैं तैसे प्राकृतिक अवस्था की सुख और शांति समाप्त हो जाती है और जो समाज था वो डीजेनरेट हो जाता है। डीजेनरेट माने पतित हो जाता है। और ऐसी स्थिति में लोगों के समझ में आता है कि उन्हें एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिस व्यवस्था में वो पूर्व की भांति स्वतंत्र रह सके और पूर्व की भांति अपने अधिकारों का उपभोग कर सके, और फिर वो समझौता करते हैं। तो ये एक संकल्पना है, इसको हम लोग समझेंगे। आपकी समझ में नहीं आएगा तो आप जरूर बताइए। तो उन्होंने कहा कि दो संस्थाएं समाज को डिजेनरेट करती हैं, एक तो परिवार की संस्था और दूसरी संस्था संपत्ति की। कैसे डिजेनरेट करती हैं इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जब लोग इस डिजेनरेशन से, इस अधोपतन की अवस्था से परेशान हो जाते हैं तो वो समझौता करने के लिए चलते हैं और फिर वो समझौता करते हैं और समझौते के माध्यम से एक ऐसे राजनैतिक निकाय की स्थापना करते हैं जो उनके अधिकारों की सुरक्षा करता है। इस तरह से राज्य स्थापित होता है। तो ये तीन बातें हैं, तीन बातों को अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार हम संक्षेप में दोहरा देना चाहते हैं जिससे आपकी समझ में ये बात आ जाए। हाब्स का चिंतन ये है कि प्राकृतिक अवस्था जो थी, इसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है दो स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है प्राकृतिक अवस्था, दूसरा स्तंभ है नागरिक समाज। प्राकृतिक अवस्था के संबंध में हाब्स का विचार यह है कि प्राकृतिक अवस्था जो थी वो प्री सोशल अवस्था थी, समाज के पूर्व की अवस्था थी। उसमें संघर्ष था, उसमें युद्ध था, उसमें अशांति थी, उसमें अव्यवस्था था। लोगों को अपनी सुरक्षा का भय था। अपनी सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने समझौता किया और एक राज्य का निर्माण किया। जॉन लॉक आते हैं। जॉन लॉक कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वो प्री सोशल नहीं थी, सामाजिक अवस्था थी। उसमें सुख थी, शांति थी, समृद्धि थी, सभी लोग सुखपूर्वक जीते थे। बुद्धि एकमात्र ऐसा तत्व था जो उनके आचरण को नियंत्रित करता था। वो वही काम करते थे जो उनके लिए जरूरी था और दूसरा काम जो है दूसरों के लिए छोड़ देते थे, किसी दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते थे। ये कह सकते हो कि लॉक का जो की अवधारणा है वो अहस्तक्षेप की अवधारणा है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ऐसे सामाजिक समाज में एक राजनैतिक समाज की आवश्यकता थी, एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता थी जो कानून बना सके, एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता थी जो कानूनों को लागू कर सके, एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता थी जो कानूनों की व्याख्या कर सके। इसलिए उन्होंने कहा कि लोगों ने राजनीतिक समझौता किया और राज्य का निर्माण किया। रूसो पर आते हैं। रूसो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था सुखमय अवस्था थी, समृद्धिमय अवस्था थी। उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया, आइडिलिक हैप्पीनेस। उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर वाज अ स्टेट ऑफ आइडिलिक हैप्पीनेस। ये जो है नैसर्गिक सुख की अवस्था थी और उसमें सभी लोग सुखी थे।
लेकिन परिवार नामक संस्था पैदा होती है, संपत्ति नामक संस्था पैदा होती है, और ये दो संस्थाएं प्राकृतिक अवस्था के सुखों को छिन्न भिन्न कर देती हैं और व्यक्ति आपस में संघर्ष करने लगता है। और फिर उसका जो संघर्ष है वो बहुत ही भयावह होता है, और फिर व्यक्ति आपस में समझौता करता है और समझौता करके एक समाज का, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करता है जिसमें राज्य अस्तित्व में आता है और राज्य लोगों की इच्छा के अनुसार उनके ऊपर शासन करता है। तो ये तीनों लोगों के तीन विचार हो गए। अब तीनों को हम लोग अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। अब सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। तो हम 3 स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ स्टेज, 3 चरण हैं। जो हमने 2 चरण बताया था वास्तव में 2 ही चरण है, एक चरण मैंने और इसमें जोड़ दिया। तो सामाजिक समझौता या सामाजिक अनुबंधवादियों के अनुसार राज्य के विकास के, राज्य के जन्म के 3 चरण हैं। पहला चरण प्राकृतिक अवस्था और मानव प्रकृति, दूसरा चरण सामाजिक अनुबंध की आवश्यकता, और तीसरा चरण राज्य या सिविल सोसाइटी का गठन। सबसे पहले हम हाब्स की व्याख्या करते हैं। हाब्स ने प्राकृतिक अवस्था के संबंध में क्या कहा है इसको हम देख लेते हैं, और फिर सामाजिक समझौते के विषय में उन्होंने क्या कहा है इसको हम देख लेते हैं। हाब्स ने एक किताब लिखी लेवायथन, और इसी लेवायथन में उन्होंने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किया। सबसे पहली बात वो प्राकृतिक अवस्था और मानव प्रकृति की बात करते हैं। अभी हमने आपसे संवाद किया कि हाब्स कहते हैं कि मनुष्य पहले प्राकृतिक अवस्था में था, अर्थात आदिम अवस्था में। उसके अधिकार परिभाषित नहीं थे, उसके वो अनुशासित नहीं था, उसका कोई संगठन नहीं था। वो क्या करता था, उसके पास केवल तीन बातें प्रमुख थी, और वो 3 बातें क्या थी? डिजायर पहली बात थी, मतलब जो ह्यूमन इन द प्री सिविल स्टेट वाज गाइडेड बाय 3 मेजर इंस्टिंक्ट्स। 3 महत्वपूर्ण इंस्टिंक्ट्स थी, यानी 3 महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां व्यक्ति के अंदर थी। पहले भी थी, अगर आज आप आज का समाज देखते हैं तो आज भी वही 3 महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां आपको दिखाई पड़ेंगी। पहली प्रवृत्ति थी डिजायर, इच्छा। हर व्यक्ति की इच्छा होती है और वो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। हाब्स कहते हैं कि एवरी पर्सन इज मोटिवेटेड बाय अ डिजायर टू अचीव अ थिंग एंड टू कीप दैट थिंग विथ हिम एज फार एज पॉसिबल। जहां तक संभव हो, आदमी के पास एक प्रमुख इच्छा थी, और वो इच्छा ये थी कि वो किसी वस्तु को प्राप्त करे और उस वस्तु को जहां तक संभव हो, जब तक संभव हो, अपने पास रख सके। अगर उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति तो वो संतुष्ट हो जाता है। अगर उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसके अंदर घृणा और प्रतिशोध की बात पैदा होती है। यानी सक्सेस इन अचीविंग द डिजायर्ड थिंग सेटिस्फाइज अ मैन। अगर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी वस्तु को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर लेता है तो वो संतुष्ट हो जाता है। लेकिन फेलियर इन अचीविंग द डिजायर्ड थिंग, अपनी इच्छा के अनुसार किसी वस्तु को प्राप्त करने में असफलता, उसके अंदर घृणा और प्रतिशोध की भावना भर लेता है। जो लोग किसी चीज को पा लिए वो संतुष्ट हो गए, और जो लोग उस चीज को नहीं पाए वो असंतुष्ट हो गए। अब जब ये असंतुष्टि आती है तो संघर्ष पैदा होता है, युद्ध पैदा होता है। और वो युद्ध कैसा है? युद्ध में 2 ही बातें हो सकती हैं, किसी एक व्यक्ति की मौत या किसी एक व्यक्ति की पराभव, उसका पराजय हो जाए या उसका अंत हो जाए, उसका समापन हो जाए। तो हाब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में ये 3 मूल प्रवृत्तियां हैं जो व्यक्ति को शासित करती हैं: इच्छा, घृणा या प्रतिशोध, और अचानक मौत। तो ऐसी स्थिति में ये जो स्टेट ऑफ नेचर है वो क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ वार। ये युद्ध की अवस्था है। और वो युद्ध कैसा है? इट इज अ वार ऑफ ईच पर्सन अगेंस्ट ईच पर्सन।
इसमें प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध युद्ध करता है, और ये युद्ध इसलिए करता है जिससे वो अपनी इच्छाओं को संतुष्ट कर सके। तो ये क्या है? इट इज अ सीजलेस वार, ये कभी भी खत्म ना होने वाला युद्ध है। और इट सीजेस अनटू डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, और ये युद्ध तभी खत्म होता है जब किसी एक व्यक्ति का अवसान हो जाए। ये चित्रण है हाब्स का, ये चित्रण है। हाब्स ने बताया कि प्राकृतिक अवस्था जो थी वो युद्ध की अवस्था थी, और ये जो युद्ध था इट वॉज सीजलेस, ये निरंतर चलता रहता था। और युद्ध क्या था, किस लिए था? युद्ध इसलिए था कि हर व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, उस वस्तु को प्राप्त करने में असफलता उसे संघर्ष की ओर प्रेरित करती है, उसे प्रतिशोध की तरफ प्रेरित करती है, उसे घृणा की तरफ प्रेरित करती है, और ये जो घृणा है ये युद्ध को जन्म देती है, और ये युद्ध निरंतर चलता रहता है। एंड इट सीजेस आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही युद्ध समाप्त होता है। तो कहते हैं कि आदमी क्या है? उन्होंने कहा मनुष्य का जो स्वभाव है ये स्वार्थी स्वभाव है, वो सेल्फिश है, और ये जो सेल्फिश मोटिव आदमी का है ये समाज में अशांति को फैलाता है। तो अब व्यक्ति के अंदर दो बातें और पैदा होती हैं, और वो बातें क्या हैं? वो हैं सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड रैशनल सेल्फ प्रिजर्वेशन। व्यक्ति के अंदर आत्मरक्षा की भावना पैदा होती है, और कैसी आत्मरक्षा? रैशनल, रैशनल माने तर्क, तार्किक या बौद्धिक आत्मरक्षा। कि हमारी आत्मरक्षा कैसे हो? जब आदमी संघर्ष में अपने आप को देखता है तब उसके अंदर ये समझ में आता है कि अगर ये स्थिति रहती है तो मानव समाज का विनाश हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर जो प्राकृतिक कानून होते हैं वो प्राकृतिक कानून उसको प्रेरित करते हैं कि वो समझौता करे। तो वो क्या करता है? व्यक्ति आपस में समझौता करता है, और समझौता करने के पश्चात एक निरंकुश राज्य का निर्माण करता है। एक ऐसा राज्य जिसका काम व्यक्ति के अधिकारों की और व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करना है। तो व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रहे, उसके अधिकार सुरक्षित रहें, केवल ये इतना चाहता है व्यक्ति, और इस तरह से वो समझौता करता है। और समझौता कैसे करता है? अलग अलग जब आप पढ़ेंगे तो विस्तार से समझौता होता है। तो वो समझौता इस तरह से है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को किसी एक व्यक्ति के मार्गदर्शन में रखता है, और उसको अपना शासक नियत करता है, और वो शासक शासन करता है और व्यक्ति के अधिकारों पर, व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करता है, उनके जीवन की सुरक्षा करता है। इस तरह से राज्य का निर्माण होता है। तो ये जो राज्य है, ये राज्य कैसा है? एक निरंकुश राज्य है, इस पर जो है किसी का अंकुश नहीं है। अब दूसरी बात, जॉन लॉक की बात हम करते हैं। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को हॉब्स के विपरीत बताया है। जॉन लॉक कहते हैं, उनकी किताब है टू ट्रेटाइजेस ऑन गवर्नमेंट, शासन पर दो निबंध। जॉन लॉक कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो अशांति की अवस्था नहीं है, वो युद्ध की अवस्था नहीं है, वो शांति की अवस्था है, वो समृद्धि की अवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को जानता है, और वो कहता है कि इन द स्टेट ऑफ नेचर देयर इज प्रिवेलेंस ऑफ रीजन एज अ गाइडिंग एलिमेंट। लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का मार्गदर्शन करने के लिए विवेक विद्यमान होता है, और वो विवेक व्यक्ति को निर्देशित करता है और उसके कार्यों को नियंत्रित करता है। और विवेक कैसा है? विवेक यह है कि हम वहीं तक अपने कार्यों को करेंगे जितना कार्य हमारे लिए आवश्यक है, और शेष कार्य हम दूसरों के लिए छोड़ देंगे। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिग्रहण का सिद्धांत। यानी आप उतनी ही संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं जितना आपके लिए आवश्यक है, और शेष संपत्ति आप दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। ये जो व्यवस्था है ये व्यक्ति की अपनी व्यवस्था है, जो उसके विवेक के द्वारा निर्देशित होती है। यानी व्यक्ति बुद्धिमान है, वो किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो अब प्रश्न ये उठता है
कि ये तो पहले से ही सामाजिक अनुबंध की अवस्था है, सामाजिक समझौते की आवश्यकता है, तो फिर एक नए सामाजिक समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो लॉक कहता है, दो बातें लॉक कहता है। पहली बात वो कहता है कि राज्य को संचालित करने के लिए कोई कानून नहीं है, राज्य को संचालित संचालित करने के लिए कोई संविधान नहीं है, संविधान को कानूनों को बनाने वाला कोई संस्था नहीं है, कानूनों को लागू करने वाली कोई संस्था नहीं है। तो इसलिए वो कहता है कि व्यक्ति जो है आपस में एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक राजनीतिक समझौता करता है। तो इस तरह से लॉक ने दो प्रकार के समझौते की बात की। एक वो समझौता था, एक वो समझौता है जो विवेक के द्वारा होता है और जो प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के बीच में पहले से था। इट वॉज हिडन, ये एक गुप्त समझौता है जो व्यक्ति के बीच में होता है, वो सामाजिक समझौता है। और दूसरा जो समझौता होता है वो पॉलिटिकल कॉम्पैक्ट है। पॉलिटिकल राजनीतिक समझौते से एक सरकार का निर्माण होता है, एक व्यवस्था का निर्माण होता है, एक विधायिका का निर्माण होता है जो कानून आता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा दार्शनिक है जिसने दो समझौते की बात किया, तो उसमें उत्तर आ जाता है जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने दो समझौते की बात की, सामाजिक समझौता पहले से है और राजनीतिक समझौता बाद में होता है। राजनीतिक समझौते के द्वारा सरकार का निर्माण होता है, राजनीतिक समझौते के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था बनती है जिसके माध्यम से कानून निर्माण होता है और कानूनों की व्याख्या होती है। ये जॉन लॉक का कहना है। तो इस तरह से जॉन लॉक के हिसाब से प्राकृतिक अवस्था कैसी है? प्राकृतिक अवस्था सुख की अवस्था है, शांति की अवस्था है, समृद्धि की अवस्था है। इस अवस्था में बुद्धि मार्गदर्शक तत्व है। बुद्धि व्यक्ति को किसी भी अनैतिक कार्य को करने से रोकता है, बुद्धि व्यक्ति को किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से रोकता है। और ऐसी स्थिति में सामाजिक समझौते की जरूरत क्यों पड़ती है? सामाजिक समझौते की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कोई लेजिस्लेटर नहीं है, कानून बनाने वाला कोई नहीं है, कानून को लागू करने वाला कोई नहीं है, कानून की व्याख्या करने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए जो है व्यक्ति राजनीतिक समझौते में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार से एक सरकार का निर्माण करते हैं। और ये सरकार कैसी है? ये सरकार है सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। इसमें सरकार के अधिकार बहुत सीमित हैं। अब दोनों का अंतर समझिए। हाब्स ने क्या कहा? हाब्स ने कहा एक निरंकुश सरकार की जरूरत है। निरंकुश सरकार की जरूरत क्यों है? इसलिए निरंकुश सरकार की जरूरत है क्योंकि व्यक्ति असहिष्णु है, व्यक्ति संघर्ष में रहता है, युद्ध में, सतत युद्ध में रहता है। ऐसी स्थिति में उसके लिए एक ऐसे निरंकुश और सशक्त सम्राट की जरूरत है जो उसके जीवन की सुरक्षा कर सके और उसके अधिकारों को संरक्षित कर सके। जबकि जॉन लॉक क्या कहता है? जॉन लॉक कहता है एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो लिमिटेड हो, जो सीमित सरकार, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई काम ही नहीं है, उसके पास केवल कानून बनाना है, कानूनों को लागू कर देना है। क्योंकि व्यक्ति तो पहले से विवेकशील है, अपनी बुद्धि से गाइडेड है, विवाद उसकी अंदर विवाद कभी होता ही नहीं। तो इस तरह से लिमिटेड, इन्होंने लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की और हाब्स ने असीमित सरकार की बात की। अब जीन जैक्स रूसो आते हैं। जीन जैक्स रूसो क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर वाज अ स्टेट ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जो प्राकृतिक अवस्था थी वो शांति और समृद्धि की अवस्था थी। अर्थात व्यक्ति पूरी तरह से प्राकृतिक अवस्था में सुखी था। रूसो ने एक शब्द इस्तेमाल किया, आइडिलिक हैप्पीनेस। आइडिलिक हैप्पीनेस माने नैसर्गिक स्वतंत्रता, जैसे स्वर्ग का आनंद होता है। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी और व्यक्ति शांतमय जीवन जीता था। समस्या कहां से पैदा होती है? रूसो कहता है कि दो संस्थाएं समाज में आती हैं। पहली संस्था है फैमिली, परिवार आता है, और जब परिवार आता है तो समस्याएं पैदा होना शुरू होती है। दूसरी समस्या है संपत्ति। संपत्ति आ जाती है और संपत्ति जब आ जाती है तो समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाती है। उन्होंने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, स्पष्ट तौर पे लिखा है, उन्होंने लिखा है कि वह व्यक्ति जो किसी जमीन के छोटे टुकड़े पर अधिकार करता है और अधिकार पूर्वक यह घोषणा करता है कि यह मेरा है, वही व्यक्ति समाज का सही निर्माता था। अ मैन हु ऑक्युपाइज अ पार्ट ऑफ टेरिटरी
जो जमीन के एक छोटे से टुकड़े को अपने अधिकार में लेता है एंड डिक्लेयर्स, और घोषणा करता है दैट दिस इज माइन, ये मेरा है, वही व्यक्ति समाज का निर्माता है। ये रूसो ने अपनी पुस्तक में लिखा। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति जैसी चीज लोगों के समझ में नहीं आती थी। उनको ये नहीं पता था कि हमारी संपत्ति क्या है, दूसरी संपत्ति क्या है। जब कोई व्यक्ति जमीन के थोड़े टुकड़े पर अधिकार करता है और कहता है कि हमारी है, तो दूसरा व्यक्ति भी ऐसा करेगा, फिर तीसरा व्यक्ति भी ऐसा करेगा, फिर चौथा व्यक्ति भी ऐसा करेगा। तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति जमीन के किसी टुकड़े पर अधिकार करेगा और वो कहेगा कि ये मेरा है। परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा इंटरफेरेंस, इंटरवेंशन, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप, और फिर संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। और वो संघर्ष कैसा है? वो संघर्ष फिर हाब्स की जैसा संघर्ष हो जाता है। तो रूसो ने हाब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है और लाक की जो प्राकृतिक अवस्था है, दोनों को मिला दिया। रूसो कहते हैं कि रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था है वो लाक के समान है, जिसमें शांति है, जिसमें सुख है, जिसमें समृद्धि है, जिसमें कोई विवाद नहीं है। बाद में वो कहता है कि परिवार आता है एंड डीजेनरेशन स्टार्ट्स एज सून एज द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इंटर्स इनटू स्टेट ऑफ नेचर। जैसे ही प्राकृतिक अवस्था में परिवार नामक संस्था, संपत्ति नामक संस्था प्रवेश करती है, तैसे ही व्यक्ति का पतन प्रारंभ हो जाता है, डीजेनरेशन प्रारंभ हो जाता है, और लोगों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है और लोग आपस में संघर्ष करना प्रारंभ कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है? दो शब्द मैंने इसमें लिखा, नोबुल सैवेज। रूसो ने कहा है कि मनुष्य जो है वो नोबुल, नोबुल माने सभ्य, और सैवेज माने बर्बर। पहले वो सभ्य है और बाद में बर्बर होता है। तो ये नोबुल से सैवेज तक पहुंचने की स्थिति क्या है? नोबुल से सैवेज, सैवेज, इसको फिर से समझ लें। मनुष्य सभ्य है प्रारंभ में, लेकिन बाद में वो बर्बर, बर्बर माने होता जंगली, असभ्य, उद्दंड, संघर्षरत, ठीक है। तो ये बाद में बर्बर हो जाता है, तो नोबल सैवेज है। अब जब नोबल सैवेज है तो फिर उसके अंदर एक बुद्धि, एक चेतना, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पैदा होती है। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्या है? वो कहता है कि वो एक ऐसे राज्य का, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करे जिसमें रहकर वो पूर्व की भांति स्वतंत्र बना रहे, एंड रिमेन एज फ्री एज बिफोर। और इसलिए वो एक सामाजिक समझौता करता है। और वो सामाजिक समझौता क्या करता है? सामाजिक समझौते के तहत वो एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सबकी इच्छाएं समाहित हैं। जब इसमें सबकी इच्छाएं समाहित हैं, सब लोग मिलकर आपस में समझौता करके एक व्यवस्था को जन्म देते हैं, और इस तरह से एक व्यवस्था बनती है। वो जो सिविल सोसाइटी है, जो नागरिक समाज है, उस नागरिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो है उसमें सहभागी है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को राज्य से प्राप्त करता है, और कोई व्यक्ति किसी के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो इस तरह से जो रूसो हैं वो लोकतंत्र, या जिसको आप कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। जैसे लोकतंत्र, सामान्य इच्छा, उन्होंने कहा, उन्होंने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा राज्य जो है सामान्य इच्छा पर आधारित है। सामान्य इच्छा माने सबकी इच्छा। और फिर उन्होंने बताया, उन्होंने लोकतांत्रिक यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया अपने सिद्धांत में। तो इस प्रकार से तीनों जो विचारक थे अपनी अपनी दृष्टि से सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य के उदय की संकल्पना देते हैं। हाफ्स कहते हैं, हाफ्स ने कहा कि अलग कारण है सामाजिक समझौते का, लॉक ने कहा अलग कारण है सामाजिक समझौते का, रूसो ने कहा अलग कारण है सामाजिक समझौते का। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी अपनी तरफ से राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का चित्रण प्रस्तुत किया। अब ये चित्रण, इसको जब आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे तो और विस्तार से पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में विस्तार से पढ़ाने का नहीं है, ये आपका टॉपिक है। और इसके बाद हम अपनी बात को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग इसको पूरा करेंगे। थोड़ा सा समय हम आपको देना चाहते हैं जिससे कि आप प्रश्न कर सकें, अपनी शंका का समाधान कर सकें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न करें, अगर समझ में नहीं आया हो तो वो करें, ये आप जान लें।
कि ये जो सामाजिक समझौता है, ये प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है, वो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। और ये इस प्रश्न का जवाब आपको अ, देना होता है। तो ये आपको बताना है कि तीनों लोगों के विचार क्या थे। हमने आपको बताया कि हाब्स का जो चिंतन है, वो चिंतन राजतंत्रात्मक व्यवस्था का चिंतन है, निरंकुश राजतंत्र की बात करता है। लाक का जो चिंतन है, वो सीमित संवैधानिक लोकतंत्र की बात करता है। और रूसो का जो चिंतन है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करता है। इसीलिए रूसो को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक भी कहते हैं। तो अब आपकी तरफ आप बताएं कि आपको कोई प्रश्न आपका है क्या?